जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। आज जो टॉपिक हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, GTA। सबसे पहली चीज़, ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो एक आम आदमी जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। मैं इस वीडियो में आपको आज ये बताने वाला हूं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज कब टैक्सेबल होती है, कब एग्जेम्प्ट होती है, कब रिसिपेंट की लायबिलिटी टैक्स पे करने की होती है और कब सप्लायर टैक्स पे करता है। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपके इस वीडियो में, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपको इन सब सवालों के जवाब मिल सके। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि GTA क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये देखो बड़े बड़े ट्रक आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर लिखा रहता है AIP, ऑल इंडिया परमिट, या NP, नेशनल परमिट। GTA जो होते हैं वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी किसी भी स्टेट से गुड्स लेकर के किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ले जा सकते हैं। हर किसी के पास ये पावर नहीं होती। बाई रोड जितने भी व्हीकल चलते हैं, जैसे देखो ये छोटा हाथी एस आता ना, वो एडवर्टीजमेंट छोटा हाथी, ये छोटा टेम्पो, ये छकड़ा गाड़ी जो गुजरात में चलती है, ये सब जो है ये भी बाय रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट इनको परमिशन नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक माल लेकर के जाए। वो परमिशन होती है GTA को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को वो परमिशन रहती है। दूसरा, GTA कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। क्या करते हैं? कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। ओके, तो कंसाइनमेंट नोट इशू करने की पावर भी खाली GTA के पास में होती है। अब ये जो GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ये जो सर्विस देते हैं वो कब टैक्सेबल होती है, कब एग्जेम्प्ट होती है, कब RCM लगेगा। RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें रिसिपेंट की लायबिलिटी टैक्स पे करने की होती है गवर्नमेंट को। कब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, मतलब जब सप्लायर की लायबिलिटी टैक्स पे करने की हो गवर्नमेंट को। तो इसको समझने के लिए हम पहले 3 कैटेगरी देखेंगे रिसिपिएंट की। कैटेगरी नंबर A, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, ये सब रहेंगे। ओके, तो ये कैटेगरी ये हो गई आपके। दूसरी कैटेगरी नंबर B, कैटेगरी B जो है वो ये है आम आदमी जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, बिजनेस वगैरह नहीं करते हैं, नॉर्मली किसी को अपना घर शिफ्ट करवाना है, बराबर है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जिन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, ये B कैटेगरी। और कैटेगरी C, ये C कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं, जो बिजनेस एंटिटीज रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं। ओके, तो इन 3 कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं। अब पहली कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी A। इसमें कौन कौन? गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बराबर, लोकल अथॉरिटी, ये सब। अब लोकल अथॉरिटी का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये म्यूनिसिपलिटी है, महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, मुंबई की म्यूनिसिपलिटी। अब इनको कुछ गुड्स है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, बराबर है। कुछ मटेरियल्स है जो अपने जो भी लेबर वगैरह उनके लिए भेजना हो, कहीं पे कोई काम चल रहा हो, या कुछ गुड्स या रद्दी वगैरह है जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी हो, इन्होंने साफ सफाई की दिवाली की, तो उस केस में मैं इनको सर्विस दूंगा और ये मुझे पैसा देंगे, पेमेंट देंगे। अब होता क्या है कि ये जो कैटेगरी ये है, ये जब भी 2,50,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं ना, तो ये TDS काटते हैं। TDS काटते हैं, इनकम टैक्स वाला नहीं, GST में TDS होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अंडर सेक्शन 51 में। अब ये TDS काटते हैं तो इसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ये जो कैटेगरी A है, इन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन लिया है। अब किस पर्पस के लिए लिया है? सिर्फ TDS काटने के लिए। सिर्फ TDS काटने की वजह से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। इनका कोई टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर गया। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 3 तरह की लिमिट चलती है। तो इनकी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई, क्योंकि जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है तो GST में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। तो इन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन लिया, बट इस वजह से नहीं कि इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई। क्यों लिया? इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया क्योंकि TDS काटते हैं, तो खाली TDS डिडक्ट करने की वजह से इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। और मैं इनको कोई सर्विस दे रहा हूं तो मैं इनसे भाड़ा भी लूंगा, मैं GTA हूं, मैं इनसे भाड़ा लूंगा, वो भाड़ा एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर मान लीजिए इनके थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई और इन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और अब आप इनको सर्विस दे रहे हैं और ये आपको भाड़ा दे रहे हैं फ्रेट, मान लीजिए फ्रेट दे रहे 50,000। अब क्या होगा? वो 50,000 का क्या होगा? तो ये
सी कैटेगरी में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? सी कैटेगरी में। तो वो मैं प्रोविजन बताऊंगा जब हम सी कैटेगरी की बात करेंगे तब। ओके, अभी थोड़ी देर में वहां पे पहुंच रहे हैं। सर यहां तक तो समझ में आया। अब एक बात बता दीजिए, पहले सी कैटेगरी ले लीजिए, बी कैटेगरी बाद में ले लेना जब सी कैटेगरी से कनेक्टेड है ये। ओके चलो आ जाओ, पहले सी कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं कि जब मैंने ए कैटेगरी को सर्विस दी तो एग्जम्प्ट हो जाएगी अगर ए कैटेगरी वाले जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अब आ रहे हैं सी कैटेगरी में। हम सबसे पहले सी कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? 7 टाइप्स के रिसिपिएंट आएंगे। पहला रजिस्टर्ड फैक्ट्री, ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री है जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है ये फैक्ट्री, तो रजिस्टर्ड फैक्ट्री। रजिस्टर्ड सोसाइटी, जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो हमारा जो गवर्नमेंट वाला केस था ना, कैटेगरी ए वाला, गवर्नमेंट एजेंसी वाला, ये म्यूनिसिपैलिटी वाला, लोकल अथॉरिटी वाला, वो जब जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं क्योंकि उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फर्म, या बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब लिमिटेड कंपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एंड ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है उस केस के अंदर मैं जीटीए आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, मतलब कैटेगरी सी वालों को, ये सब कैटेगरी सी है। उस केस में क्या होगा? अब क्वेश्चन ये है कि मैं जो गुड्स इनका लेकर के जा रहा हूं वो गुड्स कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए ये जो 7 शख्स मैंने बताए आपको, ये जो 7 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है जो सी में कवर होती है, सी कैटेगरी में 7% के बारे में, 7% के बारे में हमने बात की। ये 7% का मैं गुड्स लेकर के जा रहा हूँ, वो गुड्स क्या है? अगर वो गुड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जैसे बाजरा, गेहूं, बराबर है वो है, या फूड स्टफ है, फूड स्टफ में राइस, पल्सीज, आटा, फ्लोर, मिल्क, ये सब प्रोडक्ट है इसमें कवर होते हैं फूड स्टफ में। या फिर वो ऑर्गेनिक मैन्योर, ये ऑर्गेनिक मैन्योर ये है, या फिर वो रिलीफ मटेरियल है। क्या है? रिलीफ मटेरियल। जैसे होता ना कहीं पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई तो रिलीफ मटेरियल भेजते हैं। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस लिमिटेड है, उसने मुझे बोला कि हमारी तरफ से ये रिलीफ मटेरियल लेकर के जाओ महेशगौड़ा, जम्मू में या केरला में। तो रिलीफ मटेरियल अगर मैं लेकर के जा रहा हूँ इनके कहने पे, रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं ये, बराबर। या डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस के इक्विपमेंट्स भेज रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, या न्यूज़पेपर या मैगजीन भेज रहे हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, उनको अगर मैं लेकर के जा रहा हूं तो जीएसटी कभी भी नहीं लगेगा भाड़े पे। जो भी ये भाड़ा मुझे देंगे, जो भी ये फ्रेट मुझे पे करेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये है, इनके अलावा कोई और प्रोडक्ट लेकर के गया तो क्या होगा? इनके अलावा भी तो कई प्रोडक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलायंस का पेट्रोल लेकर के जाना, मुझे, मैं पेट्रोल लेकर के जा रहा हूं, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, बट पेट्रोल लेकर के जा रहा हूं तो मैं जो भाड़ा लूंगा उस पर तो जीएसटी लगेगा ना, उस पर तो जीएसटी लगेगा भाड़े पे। तो मैं मान लो रिलायंस के लिए मैं कोई पेट्रोल लेकर के जा रहा हूं, बराबर है, या मान लीजिए कोई बड़ी मशीन लेकर के जा रहा हूं, बराबर। जैसे ये पार्टनरशिप फर्म है ABC एंड फर्म, अब इन्होंने मुझे एक मशीन दी कि मुंबई से दिल्ली लेकर के जाना है, वो मशीन में लेकर के जा रहा हूं तो मैं भाड़ा तो लूंगा इनसे, उस केस में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाड़े का अमाउंट कितना, ग्रोस अमाउंट, कि ये एक ट्रक है मेरा, एक सिंगल गुड्स कैरियज है। अब इसके अंदर एक ही कंसाइनमेंट है जो मैं रिलायंस का लेकर के जा रहा हूँ, सिंगल कंसाइनमेंट है, बराबर। और उसका ग्रोस अमाउंट में 1500 रुपया या उससे कम ले रहा हूं, मतलब भाड़ा मेरा 1500 रुपया या उससे कम है तो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट है। अब सर भाड़ा 1500 रुपये या उससे कम कैसे होगा? वो तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा तो टैक्स लगेगा। रिलायंस को मैंने बोला 1 लाख रुपया भाड़ा है, बोले ठीक है 1 लाख रुपीज पर टैक्स लगेगा। अब वो पे कौन करेगा वो मैं आगे बताऊंगा, अभी तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ एग्जम्प्ट कब होगा। 1500 या उससे कम होगा तो एग्जम्प्ट होगा। एक और एग्जाम्पल ले लो, ये 3 लोग हैं A, B और C, नहीं X, Y और Z, ABC तो हमारी कैटेगरी में है और कंफ्यूज हो जाओगे। X, Y और Z ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को मुझे गुड्स सप्लाई करना है। ये गुड्स मैं मुंबई से लेकर के निकला, ये ट्रक है, ट्रक में देखो 3 कंसाइनमेंट रखे हुए, 3 कंसाइनमेंट, एक सिंगल कंसाइनमेंट नहीं है, 3 कंसाइनमेंट है, इन 3 कंसाइनी के लिए है। तो उस केस में हर कंसाइनमेंट का जो मैं पैसा ले रहा हूं यहां पर वो 750 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, भाड़ा 750 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 750 या उससे कम है तो एग्जम्प्ट है फॉर सिंगल कंसाइनी, और अगर ज्यादा है
तो फिर पूरा टैक्सेबल होगा। मान लीजिए मैं 1000 लेता हूं, जो भी 1000 मैं लूंगा उस पर जीएसटी लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है 1500 750 तक का होता तो एग्जाम्प्ट होता है, समझ में आया, बट अगर जीएसटी लगता है तो टैक्स कौन पे करेगा? क्वेश्चन यहां पर फिर आ गया। क्या ये जो 7 कैटेगरी मैंने बताई है, कौन कौन सी, वापस से 7 कैटेगरी देख लो। रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी, या पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, या बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो 7 लोग हैं, ये जो 7% है, बराबर है, इनको मैं सर्विस दे रहा हूं। और मैं जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड हूं, क्या हूं? अनरजिस्टर्ड, मैंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने अभी तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, टैक्स ये पे करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। मान लो मैं इनसे भाड़ा लेता हूं 1 लाख रुपया, उस 1 लाख पर 5% इनको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को डायरेक्ट, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये 5% डायरेक्ट पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो 5000 ये लोगों की लायबिलिटी होगी पे करने की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब मैं सप्लायर हूं, मैंने इनको सर्विस दी है, ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट की लायबिलिटी आती है यहां पर। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो ये देखा जाएगा कि मैं 12% से, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो क्या मैं इनसे भाड़ा लेकर के और साथ में जीएसटी भी चार्ज कर रहा हूं? अगर मैं इनसे जीएसटी चार्ज कर रहा हूं तो मैं 12% 12% के रेट से जीएसटी चार्ज करूंगा इनसे। तो इनसे मैं 12% लूंगा, तो 1 लाख रुपया की मैंने सर्विस दी, तो 1 लाख रुपया प्लस उस पर 12,000 मैं चार्ज करूंगा, और वो 12,000 मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। सर मान लीजिए आप रजिस्टर्ड हो, तो क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप 5% वाली कैटेगरी या 12% वाली कैटेगरी में रहे? बिल्कुल है। जीटीए की 2 रेट होती है जीएसटी में, 5% 12%। मैं 5% वाली कैटेगरी में रहना चाहता हूं, जबकि मैं रजिस्टर्ड हूं, तब भी रह सकता हूं। उससे होगा क्या कि मैं इनसे 1 लाख रुपया लूंगा, जो मैंने इनको सर्विस दी उसका, जीटीए की सर्विस का, उस 1 लाख पे टैक्स मैं इनसे कलेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैं 5% वाली कैटेगरी में रहना चाहता हूं तो टैक्स ये खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे, डिपार्टमेंट को पे करेंगे 5000। तो याद रखना यहां पर, पहला जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स पे करने की लायबिलिटी रिसिपेंट की होगी, इन लोगों की 7 स्टार की या 7% की। स्टार तो मैंने नाम दिया कि 7 लोग तो 7 स्टार बोल सकते हैं, इनकी लायबिलिटी रहेगी, ये डिपार्टमेंट को पे करेंगे। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो ये देखना है कि मैं 5% वाली कैटेगरी में कवर हो रहा हूं या 12% में, मतलब वो मेरे मर्जी पर है। मैं चाहता हूं कि भाई टैक्स लायबिलिटी मेरे ऊपर ना है, तो मैं गवर्नमेंट को पहले ही बोल दूंगा कि भाई मैं 5% वाली कैटेगरी में हूं, टैक्स पे करने की लायबिलिटी सामने वाले की रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। ओके, उसमें मेरा नुकसान क्या हो सकता है कि मैं कोई भी ट्रक खरीद रहा हूं, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं कोई भी सर्विस ले रहा हूं तो मैं जीएसटी पे करूंगा, ट्रक खरीदा तो मैंने भी उस पर जीएसटी पे किया होगा, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर मैं 5% वाली कैटेगरी में हूं तो, क्योंकि टैक्स पे करने की लायबिलिटी इनकी है। लेकिन अगर मैं 12% की कैटेगरी में रहना चाहता हूं तो मैं इनसे टैक्स कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे करूंगा। ओके, और फिर जो ट्रक मैंने खरीदा उस पर जो जीएसटी मैंने पे किया, मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, चलो ये हो गई कैटेगरी आपकी सी कंप्लीट। अब आ रही आती बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में कौन आएगा सर? बी कैटेगरी में बचे हुए लोग, मतलब ये जो 7 लोगों की मैंने बात की है, इन 7 लोगों को छोड़ करके बाकी जो भी है, और ये गवर्नमेंट की बात की मैंने, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, इनको छोड़ दो और इन 7 लोगों को छोड़ दो। उसके अलावा जो भी है सब कैटेगरी सी में है, और सॉरी सब कैटेगरी बी में है, और कैटेगरी बी को जो भी सर्विस दी है वो एग्जम्प्ट होती है, उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब आप सुनते जाओ। ये ए एंड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो ना तो ये कैटेगरी ए में कवर हो रही है ना कैटेगरी सी में कवर हो रही है। मैंने अगर इनका कोई भी गुड्स मैं मुंबई से दिल्ली लेकर के जा रहा हूँ, इनसे जो पैसा चार्ज करूंगा वो एग्जम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 1 बराबर है। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर कैटेगरी किस में चले जाएंगे? ये इसमें चले जाएंगे सी में। अब आते हैं कैटेगरी बी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए एंड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ये मुंबई से पुणे माल भेजना चाहती है। मैं इनका गुड्स मुंबई से पुणे लेकर के जा रहा हूँ, मैंने इनसे 50,000 रुपये का फ्रेट लिया, मैं इनसे जीएसटी चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो ये कैटेगरी ए में कवर हो रही है ना कैटेगरी सी में, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ना ये गवर्नमेंट है ना लोकल अथॉरिटी है। ये एक फैमिली है, ये घर शिफ्ट कर रहे हैं, ये घर शिफ्ट कर रहे हैं, इनका घर मुंबई से ये सूरत शिफ्ट हो रहा है, गुजरात में, महाराष्ट्र से गुजरात में। मुझे इनका सामान लेकर के जाना, मान लो मैं इनका गुड्स लेकर के जा रहा हूँ, मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ना ये कैटेगरी सी में आएंगे ना कैटेगरी ए में आएंगे, क्योंकि ए में तो कौन आएगा? गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह, ये वो है नहीं, ना ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो मैं इनको जो सर्विस दूंगा
मान लो उससे मैंने 20,000 रुपया लिया कि भाई मुंबई से आपका गुड्स या आपका जो भी सामान है घर का वो सूरत भिजवा दूंगा या पहुंचा दूंगा, मैं लेकर के जा रहा हूँ, 20,000 रुपया लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और नया वीडियो चाहिए जो हम लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोस हम लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी एक और काम की इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.